बेटा चैप्टर नंबर 1 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन करेंगे, जिनसे न्यूमेरिकल कंफर्म आने हैं उन टॉपिक से। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम एनी कंपाउंड फ्रॉम एनी फॉर्मूला। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो सब बच्चे बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे, बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है, मान लो क्वेश्चन आपको दिया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। इथेनॉल एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें 3 एटम है, कार्बन के भी हैं, हाइड्रोजन के भी है और ऑक्सीजन के भी है। इसमें एटम्स बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के हैं। तो हमें यहाँ पर ये बताना है इथेनॉल में कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले जो हमारा इथेनॉल है C2H5OH, उसका हम मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 2 एटम के लिए क्या हो जाएगा 12 × 2 प्लस H का एटॉमिक मास 1 होता है। टोटल यहाँ H के 5 और 1 6 एटम है, तो 1 × 6 प्लस 1 O का होता है 16। तो 24 प्लस 6 प्लस 16 ये आपका हो गया 46। अब आपको इथेनॉल में से कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, कार्बन का मास डिवाइड बाय मास ऑफ इथेनॉल इनटू 100। तो कार्बन का मास कितना है बेटा 24 है C2H5OH में, और टोटल मास कितना है इथेनॉल का 46। तो 24/46 इंटू 100 ये क्या आया 52.17%। तो आप क्या कहेंगे इथेनॉल में कितने परसेंट कार्बन है 52.17%। ऐसे आपको परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, तो क्या करोगे मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ इथेनॉल इनटू 100। इथेनॉल में कितना मास था हाइड्रोजन का 6, इथेनॉल का मास क्या है 46 इंटू 100, ये 13.04% आया। अब इन दोनों को जोड़ दूं तो रेस्ट ऑफ ऑल किसकी परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। या आप निकाल लो ऑक्सीजन का मास इसमें 16 है, एक ही O था, 16/46 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 34.78%। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन आप लोग कराओगे बड़े ही आसान है। कोई भी कंपाउंड आपको दिया है उसमें जो जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। उसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ये आप मान के चले इससे न्यूमेरिकल कंफर्म आ ही जाता है 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है 2 या 3 मार्क्स में। तो अब हम ये टॉपिक करेंगे एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला का। एक बार आप लोग इसको खुद से देखें। What is empirical formula? It expresses the simplest whole number ratio of the atoms of various elements. बेटा अलग अलग एलिमेंट है, हमें उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मतलब कोई भी कंपाउंड है हमें उसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है उसके सभी एलिमेंट्स का, तो वो हम किससे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है ओके। अब आगे देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला जो है ये एक मोलिक्यूल का ट्रू फॉर्मूला होता है। आप क्या कहेंगे द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मोलिक्यूल, उसे हम बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आप एग्जांपल से समझ जाएंगे इस टॉपिक को। मान लीजिए मैंने कंपाउंड लिया ग्लूकोज, तो आप सबको पता है जो ग्लूकोज है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है भाई C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, ओके। तो अब आप ये देखो इसमें क्या कॉमन है बेटा 6 इसमें कॉमन है। अगर मैं इसमें से 6 को कॉमन कर दूं तो ये क्या बच जाएगा CH2O, ये क्या बचेगा CH2O। तो CH2O इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, CH2O इसका क्या है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा इसमें 6 तो कॉमन है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH2O। अगला कंपाउंड हम ऐसे ही लेते हैं बेंजीन। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6, इसमें भी क्या कॉमन है 6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH।
अगला है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है H2O2, तो 2 तो इसमें कॉमन है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बच गया, HO बच गया। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में। देन आपकी रिलेशनशिप है बिटवीन एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, तो आप क्या कहेंगे, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये सब बेटा आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी हुआ आपका, ठीक है। n यहाँ पे क्या है बेटा आपका इंटीजर है। अब n को निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। n को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो ये आप कर ले बेटा। इसके बाद देखिए आप आगे, मोलिकुलर मास निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बेटा कई बार न्यूमेरिकल में मोलिकुलर मास गिवन नहीं होता, वेपर डेंसिटी गिवन होती है। तो जो मोलिकुलर मास है वो डबल होता है किसका, वेपर डेंसिटी का। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो यहाँ आपको ये 3 फॉर्मूला याद करने हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n यहाँ पे इंटीजर है लाइक एज 1 2 3। n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और मोलिकुलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करने हैं। ये बड़ा आसान टॉपिक है, आपके 2 या 3 मार्क्स इसमें कंफर्म है। बस आप 10 मिनट ध्यान से देखो, टॉपिक बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आएगा। तो न्यूमेरिकल आपका है एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसका हमने एनालिसिस किया। इट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ 3 अलग अलग एलिमेंट, एक तो लेड है, Pb से हुआ लेड, N से हुआ नाइट्रोजन और O से हुआ ऑक्सीजन। तो इन तीनों का आपको परसेंटेज गिवन है, लेड की ये है, N की ये है, O की ये है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और आपको इन तीनों के एटॉमिक मास भी गिवन दिए हैं। एटॉमिक मास लेड का है 207, नाइट्रोजन का है 14 और O का है 16। तो देखिए बेटा आप इसमें क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। आपको 3 अलग अलग एलिमेंट दिए हैं, लेड दिया है, नाइट्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। अब आप इन तीनों के सिंबल लिख लो। लेड का सिंबल क्या होगा, Pb, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, N, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा, O। Pb, N एंड O। अब आप ये देखो, जो लेड है, लेड की परसेंटेज न्यूमेरिकल में गिवन थी भाई, लेड कितना है 62.6 है, एन आपका कितना है 8.4 है, और ओ आपका कितना था 29 था। ठीक है, ये तीनों की परसेंटेज मींस गिवन मास आपको दिया है। अब आप इन तीनों का एटॉमिक मास लिख लो, वो भी गिवन है, लेड का 207, एन का 14 और ओ का 16। तो अब आप क्या करो, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते होंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। तो पहले का गिवन मास क्या है 62.6, मोलर मास हो गया 207, डिवाइड किया तो ये आया 0.302। ऐसे दूसरे का मास क्या है गिवन 8.4, मोलर मास 14 हुआ तो ये 0.6 आ गया। ऐसे ही थर्ड का परसेंटेज गिवन मास है 29, एटॉमिक मास हुआ 16, तो ये 1.81 आ गया। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट का आपके नंबर ऑफ मोल्स निकला है। अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। वो कैसे निकलेगा बेटा, जो भी आपके आंसर आए हैं ना, इनमें जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, उनसे इन सभी को आप डिवाइड करवा दो। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इन तीनों में, 0.302 ही है। तो आप इन तीनों को डिवाइड करवा दो 0.302 से। तो 0.302 डिवाइड बाय 0.302 1 आ गया। यहाँ देखो ये 0.6 है, इसे कॉमन 0.3 मान लूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 2 आ गया। तीसरा है 1.81 डिवाइड बाय 0.302, डिवाइड किया तो ये 5.99 आया। 5.99 को तो हम 6 ही मान सकते हैं। तो अब आप देखो बेटा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ गया ना, Pb का 1 आया, N का 2 आया और O का आपका 6 आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, PbN2O6। क्या बना बेटा, PbN2O6। अब PbN2O6 को हम यूं लिख सकते हैं, PbNO3 की होल ट्वाइस। PbN2O6 था ना, तो N2O6 को यूं लिख लो NO3, और पीछे इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, आया बेटा समझ में।
तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, लेड नाइट्रेट PbNO3 की होल ट्वाइस, PbNO3 की होल ट्वाइस। हाँ बेटा कर लोगे, बताओ। ऐसा न्यूमेरिकल कंफर्म आना है 2 मार्क्स में। अभी तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का ही करवाया है, फिर हम करेंगे ऐसे ही मोलिकुलर फॉर्मूला का, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया, मैं नेक्स्ट निकाल लेती हूँ, इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको पता होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट है और उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल है। जैसे आपको पता है ब्लू विट्रोल क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, तो उसके साथ में 5H2O है ना, वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट की परसेंटेज गिवन दी है। मैग्नीशियम की है 9.76, सल्फर की है 13.01, ओके, ऑक्सीजन की है 26.01 और H2O की है 51.22। तरीका बिल्कुल सेम है करने का। पहले जो जो एलिमेंट आपको दिए हैं वो एलिमेंट लिख लो। तो आपको यहाँ पे 3 तो एलिमेंट दिए हैं, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, साथ में एक मॉलिक्यूल दिया है वाटर का H2O। तो हमने सबके सिंबल लिख लिए, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, वाटर का H2O। अब इन सब की परसेंटेज मींस गिवन मास आपको दे रखा है, पहले का 9.76, दूसरे का 13.01, थर्ड का है 26.01, फोर्थ का है 51.22। अब एटॉमिक मास आप इनको सबके याद भी होंगे, याद नहीं है तो एग्जाम में गिवन भी आ जाते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपको पता है कितना होता है, 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। अब बताओ अगली स्टेप क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की होती है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो पहले में क्या हुआ, 9.76 डिवाइड बाय 24 कितना आया, 0.407। दूसरे में फिर यही होगा 13.01 डिवाइड बाय 32, फिर से कितना आया, 0.407। थर्ड में क्या हुआ, 26.01 डिवाइड बाय 16, 1.626 आया। और फोर्थ में क्या होगा, 51.22 डिवाइड बाय 18, ये आपका 2.846 आया। ये इन चारों के क्या निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स। अब इन नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से आप इनका क्या निकाल लो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल लो। तो इन सभी मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे आएगा बेटा, आपको पता है इन चारों को हम डिवाइड कर ले सबसे छोटी वैल्यू से। तो आप देखिए इन चारों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0.407 ही है। तो इन सभी की डिवीजन हम किससे कर दे, 0.407 से कर दे। तो पहले का तो 1 हो गया, दूसरे का भी 1 हो गया, थर्ड का क्या होगा, 1.626 था, डिवाइड किया 0.407 से तो 4 आ गया। फोर्थ में 2.846 डिवाइड किया 0.407 से 7 आ गया। तो अब आप देखो Mg का 1 आया, S का 1 आया, O का 4 आया और H2O का 7 आया। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा सोल्ट का, MgSO4, MgSO4 इनटू में 7 मोल किसके आ गए, H2O के। तो ये इसका बना एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब इसमें 7 मोल्स है किसके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। इट हैव 7 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में वाटर के 7 मॉलिक्यूल है तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एप्सोम साल्ट। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एप्सोम साल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आते हैं एग्जाम में। हाँ भाई आपको ये समझ में आ रहा है टॉपिक से, यस और नो? यस मैम। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो अब, 1.615 ग्राम है एनहाइड्रस ZnSO4 का। आप लोगों को पता होगा एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, जो बिल्कुल ड्राई होता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ये कह रहा है 1.615 ग्राम है एनहाइड्रस ZnSO4। हमने इसको मॉइस्ट एयर में रख दिया। अगर हमारी एयर मॉइस्ट है तो जिंक सल्फेट तो एनहाइड्रस है, मतलब इसकी तो कैपेसिटी है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। आफ्टर ए फ्यू डेज द मास वाज फाउंड टू बी 2.875 ग्राम। हमने तो कितना ग्राम जिंक सल्फेट रखा था, 1.615 ग्राम, 1.615 ग्राम। लेकिन आप देखो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2.875 ग्राम हो गया। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे इतना मास बढ़ गया। इट मीन्स ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया,
देखिए बेटा अब आगे करते हैं, हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो 1.615 ग्राम था आपका ZnSO4, हमने इसको मोइस्ट एयर में रखा, ठीक है। तो इसका मास कुछ दिनों के बाद हो गया 2.875 ग्राम। तो अब आप ये देखो, इसका इतना मास बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि भाई इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तभी तो इसका मास बढ़ा है। तो इसने कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया वो आप देख सकते हो। 2.875 में से क्या माइनस कर लोगे, 1.615 ग्राम। तो अब ये कह रहा है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हाइड्रेटेड सोल्ट का, वो आपको करना है। तो सेम आपका क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालो एनहाइड्रस जिंक सल्फेट का। बेटा जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.5, सल्फर का होता है 32, ओ का होता है 16, इंटू में कर लिया 4, तो ये आ गया 161.5। अब ये कह रहे हैं जो 1.615 ग्राम है, बेटा ये ऊपर आपको दे रखा है ना 1.615 ग्राम एनहाइड्रस ZnSO4 था, ये कंबाइन कर रहा है विद H2O और इसका मास कितना हो जाता है 2.875। तो आपको ये समझ में आया मैंने माइनस क्या किया, पहले बेटा जिंक सल्फेट का ये मास था 1.615, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपना मास कर लिया 2.875। तो आप ये देखो कितना उसमें मॉइस्चर आ गया, वाटर कितना आ गया, तो 2.875 में से क्या माइनस कर दिया 1.615, ये तो 1.260 आ गया, मतलब इतना पानी उसमें से निकल गया है। तो आप ये कहोगे 1.615 ग्राम ZnSO4 था, वो कितने वाटर से कंबाइन हुआ 1.260 ग्राम से। 1 ग्राम कितने से होगा, तो 1.260 डिवाइड बाय 1.615 और 161.5 ग्राम में निकालना है क्योंकि ये इसका मास है। तो ये आपका आया 126 ग्राम ऑफ H2O, ये वाटर का गिवन मास आ गया। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो 126 तो गिवन मास होता है और वाटर का मोलर मास क्या होता है 18, ये 7 मोल्स हो गए। तो एनहाइड्रस का फॉर्मूला था ZnSO4 और क्रिस्टलाइन सोल्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ 7 मोल वाटर के आए, तो ये बन गया ZnSO4 इंटू 7 मोल ऑफ H2O। मतलब बेटा हमें इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकालना पड़ा, पहले ही गिवन था जिंक सल्फेट। बस क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था इसमें कितने मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है, तो इसमें 7 ही मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, ए केमिकल कंपाउंड हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा साथ साथ लिखेंगे, 4 एलिमेंट है, पहला कार्बन हो गया C, दूसरा आयरन है Fe, तीसरा नाइट्रोजन है N, चौथा पोटाशियम है K। अब ये कह रहा है कि आप इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। अगर मोलिकुलर मास गिवन हो 368 और उस कंपाउंड का नाम बता, तो वे 4 एलिमेंट है, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सिंबल हो गया C, Fe, N और K। चारों की परसेंटेज आपको दे रखी है 19.57, 15.2, 22.83, 42.39। एटॉमिक मास आप खुद लिख लें, आपको याद होंगे, पेपर में गिवन भी आएगा। कार्बन का 12 होता है, Fe का 56, नाइट्रोजन का 14, पोटाशियम का 39। नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे निकालें, पहले का गिवन मास है 19.57, मोलर मास हो गया 12, सोल किया 1.63 आया, दूसरे का किया 15.2 by 56, 0.27 आया, थर्ड का 1.63, फोर्थ का 1.08, ठीक है बेटा। एक तो अब देखिए बेटा, आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे सारे के, जो भी आपका आएगा। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया। सिंपलेस्ट मोलर रेशो कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू उनसे डिवाइड कर दो सभी को, तो सबकी डिवीजन यहाँ किससे होगी 0.27 से होगी। तो पहले का 6 हो गया, दूसरे का 1, तीसरे का 6 और फोर्थ का 4 हो गया। तो अब बताओ K कितना हुआ 4, Fe हुआ 1, C हुआ 6 और N भी कितना हुआ 6। तो ये बन गया K4FeCN6, K4FeCN6 बन गया ये, ठीक है। अब आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें। आप इसका क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, 4 यहाँ पे पोटाशियम है तो K हुआ, K4 है तो एक K का 39 है, 4 का इंटू 4 कर दिया, प्लस एक Fe है, Fe का 56 हुआ, प्लस
एक कार्बन का 12 है, 12 इंटू 6 हुआ, प्लस एक N का 14 है, 14 इंटू 6 हुआ, तो ये हो गया 368। 368, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मास भी 368 है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी कितना आया, 368 ही आया। तो अब इसके N आप निकाल दो। N आपका क्या होता है, पीछे करवाया था, तो N कैसे निकलता है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो 368 डिवाइड बाय 368 1 हुआ, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल आया, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के इक्वल आया। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ N इक्वल टू 1, अगर आप N को 1 कर देते हो तो जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए बेटा। तो इसका सेम फॉर्मूला बन गया K4FeCN6, इसका नाम होता है पोटाशियम, 6CN है हेक्सासाइनो और Fe से हो गया फेरेट, तो इसका नाम होता है पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट। तो बेटा इस तरह से आप ये टॉपिक अपना तैयार कर लेना। तो अब हम टॉपिक करेंगे स्टिकोमेट्री का, इसके न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कोई भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसे हम निकालते हैं मोल्स की टर्म में, मास की टर्म में, मोलिक्यूल्स की टर्म में या वॉल्यूम की टर्म में। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मास, मोलिक्यूल एंड वॉल्यूम, इन सबको हम बोलते हैं स्टिकोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैसे भी न्यूमेरिकल इससे भी कंफर्म बनता ही बनता है, चैप्टर 1 से ज्यादा न्यूमेरिकल ही आप लोगों के आएंगे। तो अब ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक रिएक्शन लिखी N2 गैस प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस, इससे बन गया 2 मोल ऑफ NH3 गैस, इससे आपका क्या बन गया बेटा, 2 मोल ऑफ NH3 गैस बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, N2 गैस है, मतलब N2 गैस का तो एक ही मोल है, एक मोल का मतलब 1 वॉल्यूम है, 3 मोल किसके हैं, H2 के, मतलब 3 मोल या 3 वॉल्यूम क्या है, H2O, इससे 2 मोल किसके बन रहे हैं, NH3 के, तो 2 मोल्स या 2 वॉल्यूम क्या बना, NH3 बना। तो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जो आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टिकोमेट्री जो आपकी है वो 3 तरह की होती है। स्टिकोमेट्री आपकी 3 तरह की होती है, वो क्या क्या है देखिए, एक तो है मास एंड मास रिलेशनशिप, एक है मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, और एक है वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। 3 तरह की स्टिकोमेट्री होती है, मास मास, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम, इन तीनों के बेस पे हमें न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे मास और मास रिलेशनशिप के बेस पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बेटा स्टिकोमेट्री का न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, रिएक्शन बनानी है। जब भी स्टिकोमेट्री का न्यूमेरिकल करोगे सबसे पहले आप लोग रिएक्शन बनाओगे, तो आप लोग खुद देखिए यहाँ पे करना क्या है, कंबशन करना है, किसका, मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और कंबशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्लस में ऑक्सीजन लेना है, तो हमने CH4 लिया, प्लस में ऑक्सीजन लिया। अब आप ये देखो इससे बनेगा क्या, CO2 एंड H2O, तो मीथेन है, मीथेन का यहाँ कितना मोल है, 1, हमने इसको बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए, 2, इससे CO2 बना 1 मोल, प्लस वाटर बने यहाँ पे 2 मोल। आपको ये बात समझ में आ गई, 1 2 1 2, ये इनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इन सभी के क्या है, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब CH4 का मास आप देखो 16 ग्राम होता है, 12 + 4 16। अब बेटा न्यूमेरिकल में आप ये सोचो किससे क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट निकालना है जो मिथेन के कंबशन से बन रहा है। दोनों का मास दे रखा है ग्राम और ग्राम, तो ये मास एंड मास रिलेशनशिप हुई। अब आपको रिलेट कैसे करना है, जो आपको दिया है मिथेन के कंबशन से कितना वाटर बने, ये आपसे पूछा है। मिथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, जब 16 ग्राम मिथेन का कंबशन हो रहा है तो 36 ग्राम क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और इसने 16 ग्राम में ही पूछा है, तो बस क्वेश्चन तो हो गया, कुछ करना ही नहीं है। अगला देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.84 ग्राम है ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3,
इन दोनों का मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। हमने इन दोनों को मिक्स करके स्ट्रांगली हीट किया। कब तक? टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। रेजिड्यू का वेट कितना आ गया? 0.96 ग्राम। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है मिक्सचर का। बेटा बड़ा आसान है, देखिए इन दोनों को मिक्स कर रखा है, CaCO3 को और MgCO3 को, दोनों को मिक्स करने पर कितना मास आ रहा है? 1.84 ग्राम। तो अब हमने मान लिया मास ऑफ CaCO3, ये तो x ग्राम है, हमने मान लिया ऐसे ही। तो मास ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा? 1.84 माइनस x ग्राम। अब यहाँ पर दोनों को स्ट्रांगली हीट किया है। जब आप CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ऐसे MgCO3 को हीट करोगे तो भी क्या बनेगा? MgO प्लस CO2। अब इसने कहा है रेजिड्यू जो बचेगा, बेटा CO2 तो गैस की फॉर्म में होगा और सारी CO2 तो क्या आपकी निकल जाएगी गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? CaO बचेगा। क्या बचेगा? CaO। और इधर क्या बचेगा? MgO। तो CaO और MgO आपका क्या हुआ? रेजिड्यू हुआ। इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। तो आप क्या कहेंगे? CaCO3 का मास निकाल लो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का मिला के 16, 3 जा 48। तो ये 100 ग्राम हुआ। 100 ग्राम आपका CaCO3 है। इससे 56 ग्राम क्या बन रहा है? CaO बन रहा है। ऐसे इसका मास निकालो। 24 मैग्नीशियम का, कार्बन का 12, O का 48, 84 ग्राम हुआ। 84 ग्राम MgCO3 है, इससे 40 ग्राम क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। तो अब ये कह रहा है 100 ग्राम CaCO3 को बाइंड किया तो 56 ग्राम रेजिड्यू बन रहा है CaO। 1 ग्राम को करेंगे तो 56/100 और x ग्राम को करोगे तो 56/100 इंटू x, तो ये 0.56x आ गया। आगे ये कह रहा है 84 ग्राम MgCO3 है, इसका कंबशन होगा तो 40 ग्राम क्या बनेगा? MgO बनेगा। ऊपर बन रहा है ना। 1 ग्राम में कितना बनेगा? 40/84 और कितने में निकालना है? 1.84 माइनस x ग्राम में निकालना है। इंटू में हो गया 1.84 माइनस x ग्राम। अब टोटल मास रेजिड्यू का जोड़ो, इसका तो 0.56x आया, इसका 40/84 इंटू 1.84 माइनस x आया और टोटल मास किसके इक्वल दे रखा था? 0.96 ग्राम के। बेटा आज एक ही क्लास लेंगे फिर मैं स्कूल में जाना है। तो ये 0.96 ग्राम हुआ। तो अब इसको सोल्व कर लें तो 0.56 इंटू 84 हो गया। 40 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी मैंने, 40 इंटू 1.84 माइनस का 46 इक्वल टू क्या हुआ? 0.96 इंटू में क्या चला गया? 84। अब इसको आप पूरा सोल्व कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। तो वैल्यू ऑफ x आपकी कितनी आई? 1 आई। मतलब CaCO3 का मास कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया। तो MgCO3